तो दोस्तों नमस्कार। लक्ष्य आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 2 दिन पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया गया है 2026 का, जिसको कि एक तरीके से पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड की तरह देखा जाता है। तो अभी इसको 29 जनवरी को पार्लियामेंट में टेबल्ड किया गया है और इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे है इस बार क्या-क्या बातें बोल रहा है, इसकी आज हम पूरी समीक्षा करने वाले हैं और जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पे इंडिया इमर्ज कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है और ऐसे कौन से सेक्टर है जहाँ पे इंडिया के लिए अभी भी चैलेंज बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन इकोनॉमिक सर्वे 2026। तो जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा इस बार का, पहले हम इसके देखेंगे कि की इनसाइट्स क्या है और इसका एनालिसिस किस प्रकार से किया गया है। तो जो ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये 2025 और 26 के बीच का जो साल है, FY जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 26 है। 26 फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 2025 में जब हमारा ये बजट आया होगा, तो उस बजट का अभी तक का 2026 तक का जितना भी ब्यौरा है, वो सारा इसमें दिया गया होगा। तो देखते हैं इसमें क्या-क्या है और क्या-क्या हमको बताया गया है। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और प्रिपेयर्ड कौन करता है इसको? जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको अच्छे से आना चाहिए। और कौन करता है? जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, और वर्तमान में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अनंत नागेश्वरन। तो इनके द्वारा जो ये इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है, वो प्रेजेंट किया गया। और पार्लियामेंट में कब रखा गया इसको? तो पार्लियामेंट में एज आई सेड 29 जनवरी 2026 को इसको अभी पार्लियामेंट में रखा गया है, बजट सेशन से पहले। तो बजट इसके बाद अब 1 फरवरी को हमारे पार्लियामेंट में रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। तो आपको बताना है इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो सबसे पहले ये एक एनुअल फ्लैगशिप इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड होता है इंडिया का, कि भाई एक साल के अंदर इंडिया ने किस प्रकार से परफॉर्म करा है, उसका यहाँ पे पूरा चिट्टा पत्थर दिया जाता है। उसके बाद ये रिव्यू करता है परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एंड लेस डाउन एनालिटिकल फाउंडेशन फॉर यूनियन बजट। तो इस प्रकार से ये एनालिटिकल जो बजट है हमारा आने वाला, उसको किस प्रकार से फ्रेम किया जाएगा, उसके लिए एक गाइडिंग बुक की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्या है? असेस मैक्रो ट्रेंड्स, की मैक्रो ट्रेंड्स कौन कौन से चल रहे हैं अभी हमारे इकोनॉमी में या ग्लोबल इकोनॉमी में, वो सारे ट्रेंड। पॉलिसी आउटकम्स को देखता है, चैलेंजेस क्या आने वाले हैं हमारी इकोनॉमी में, ये सारा। और फ्यूचर ओवर आउटलुक भी देखता है कि फ्यूचर में हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, वो घटने वाली है, बढ़ने वाली है, किस तरीके से हम परफॉर्म करने वाले हैं। ये सारी चीज हमारा इकोनॉमिक सर्वे देख रहा है। और इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें ऑर्गेनाइज कर रहा है एनालिसिस इनटू मल्टीपल चैप्टर, जो कि इस बार हमारे पास चैप्टर आई थिंक 15 से 16 के बीच में चैप्टर है इस बार। और जिसमें कि हमको पहले इसमें मैक्रो सेक्टर्स पे फोकस किया गया, 2 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट ए में हम मैक्रो सेक्टर्स को देखेंगे और पार्ट बी में हम स्ट्रक्चरल इश्यूज या उससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उनको देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा और चैप्टर कितने हैं। तो मैंने जैसे बोला है कि इसमें 15-16 चैप्टरों में इस बार का जो हमारा सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, उसको डिवाइड किया गया है और 2 पार्ट में इसको रखा गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में किसके बारे में बात की गई है? मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू यहाँ पे रखा गया है। और पार्ट बी में सेक्टरल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो पार्ट ए है, वो क्या बोल रहा है कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रोथ आउटलुक। तो इसमें हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो देखा स्टेट हमारी इकोनॉमी की जो हालत है मैक्रो लेवल पे, वो क्या है वो देखा जाएगा। और ग्रोथ किस प्रकार से फ्रेम हो रही है या चल रही है, ये चीज हमारी मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू में देखी जाएगी। दूसरा इसमें क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह के प्रकार का है इंडिया में, और पब्लिक फाइनेंस किस तरीके से काम कर रही है, ये भी हम इसी में ही देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू में। मॉनेटरी मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारा, ये हमको यहाँ पे देखना है। इसके साथ ही एक्सटर्नल सेक्टर जो है, उनके साथ हमारा क्या
हाल चाल है, ट्रेड हमारा किस प्रकार से बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीजें हमको पहले वाले वॉल्यूम में देखनी है, पार्ट ए में देखनी है, मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू में। इसी के साथ हमको देखना है इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस बिहेवियर क्या है, कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है, ये सारी चीज हम अभी फर्दर देखने वाले हैं, बट ये मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है पार्ट बी, वो सेक्टोरल स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात कर रहा है, जिसमें कि हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट किस प्रकार से इंडिया में ग्रो कर रहा है या किस प्रकार से ट्रेंड है इसका, ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, वो चीजें देखेंगे। सर्विस सेक्टर किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, ये देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी में इंडिया किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ एंड एजुकेशन स्किल्स के बारे में हम देखेंगे। इसी के साथ रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी के बारे में भी हम देखेंगे। स्पेशल लॉन्ग टर्म थीम्स क्या है, जैसे स्ट्रेटेजिक डिस्पेंसिबिलिटी क्या है, एआई से रिलेटेड जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज कितनी डेवलप हो गई है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो इसमें पहला जो है इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, वो देखेंगे कि जो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो किस प्रकार से चल रही है, ग्रोथ परफॉर्मेंस क्या है इंडिया की, हम इसको देखेंगे पहले। तो इसमें सबसे पहले अगर फैक्ट की बात करें, तो जो इंडिया की रियल जीडीपी एस्टिमेटेड की गई है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो रहा है 26 के लिए, तो ये है 7.4%। ये फैक्ट है, याद रखना। इकोनॉमिक सर्वे का सीधा सीधा उठा लिया जाता है क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कि 2026 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रही है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो इट इज 7.4%। रिमेंबर दिस फैक्ट। और दूसरा जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रोथ है इंडिया की, वो 7.3% रही है 2026 के लिए, या जो हमारा 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए। फिर है मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, तो जो मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है ये हमारा 7% रहा है। इसी के साथ जो फोरकास्ट करी है जीडीपी को की ग्रोथ हमने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने, वो बताई है कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो 6.8 से 7.2% के बीच में रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, जो आने वाला सेशन है अब जिसमें बजट पास कराया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास मोटा मोटा आंकड़े रखे गए हैं। इसी के साथ जो ये इकोनॉमी है इसका ग्रोथ के जो ड्राइवर्स है वो कौन कौन है, तो सबसे पहला जो ड्राइवर है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड कंजम्पशन। तो जैसे आप सभी को पता है कि भाई इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हमारी खुद की जो डोमेस्टिक नीड है वो बहुत ज्यादा है। साइमल्टेनियसली इंडिया इज अ developing nation, or very fastly it is converting into developed nation. So in this phase the rate of demand and consumption is increased day by day। तो इसलिए हमारा जो देश का खुद का कंजम्पशन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसका एक ड्राइवर हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है। उसी प्रकार से इस बार रिकॉर्ड प्राइवेट कंजम्पशन हुआ है, तो ये जो प्राइवेट कंजम्पशन का शेयर है हमारे जीडीपी में ये 61.5% रहा है, मतलब 61% मान लो, 61% सीधा सीधा हमारा प्राइवेट कंजम्पशन रहा है, किसमें, इकोनॉमी में, जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें उसका पार्टिसिपेशन है। तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक जो हमारा डिमांड और कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन है, वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद जो थर्ड ड्राइवर क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है और स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेंथनिंग कैपेक्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा कैपेक्स है वो स्ट्रोंग हो रहा है, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सरकार ज्यादा कर पा रही है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ ड्राइवर है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्या है, तो ये देखेंगे आपकी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्या है। तो सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो आपको पता ही होगा, इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन जो हमारा सीपीआई पे मेजर होता है, ठीक। तो सीपीआई पे इस बार जो इन्फ्लेशन रहा है ये 1.7% रहा है, मतलब हिस्टोरिकली ये सबसे लोएस्ट रहा है। ये अगर माना जाए तो मार्च से दिसंबर 2025 का आंकड़ा है, तो उस बीच में 1.7% नेट हमारा जो
इन्फ्लेशन है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारी जो नियर अबाउट जो नेबरहुड कंट्रीज है, वो चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इनकी हालत पछता हो रखी है इन्फ्लेशन के चक्कर से। ना कि इन्हीं की, पूरे वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए ना, तो जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है। बट इंडिया में पता नहीं क्यों इस बार का जो इन्फ्लेशन है वो कम किया है। तो इट मीन्स इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा था। दूसरी बात क्या थी कि डिक्लाइन ड्राइवर बाय फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। तो जो डिक्लाइन हुआ था वो फूड और फ्यूल प्राइस की वजह से देखा गया है। भले ही हमको लगता है कि जो हमारा फ्यूल है वो महंगा हो रहा है, बट अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें ना, तो उसके हिसाब से तो हमारा जो फ्यूल है उसके प्राइस बहुत कम है। और फूड प्राइस भी, साथ ही हमारा जो फूड है बहुत सस्ता है इंडिया में फूड। नहीं तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और आपको पता होगा, फूड एंड फ्यूल जो होता है ये हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सीधा दिख जाता है एकदम से। जैसे इन्फ्लेशन, जैसे ही फूड के और फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे, सारी चीजों का प्राइस बढ़ जाता है रैपिडली। तो ये हमारे पास हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या है, इसमें फिजिकल हेल्थ क्या है हमारे देश की, वो देखने में आएगा। तो जो फिजिकल डेफिसिट है उसका टारगेट नैरो कर दिया गया है, 4.4% रखा गया था 2026 के लिए, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है। और जो 27 में उसके लिए अब नया टारगेट अभी बजट में रखा जाएगा कि कितना हम जो ये फिजिकल डेफिसिट है कितने पे उसको कंट्रोल करेंगे। इसी प्रकार से जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स है एंड जीएसटी कलेक्शंस है, ये भी हमारे बढ़े हैं, जिससे कि जो रिफ्लेक्टिंग ये बोयांकी दिखा रहा है। बोयांकी का मतलब है उछाल दिखा रहा है हमारा जीएसटी कलेक्शन और रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तीसरा सेक्टर क्या है हमारा, फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल है वो है बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर। तो जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है, इसने भी इस बार की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी दिखाई है। क्यों? क्योंकि इस पे जो एनपीएज है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनकी मात्रा कम हुई है। तो अगर हम हमारा ऐसा पैसा जो कि डेट में लिया हुआ है किसी ने और वापस रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है बैंक के लिए, तो वो एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाता है। बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो बैंक है उनकी हालत अच्छी है इस बार, उनके पास जो एनपीए है वो बहुत कम है। दूसरा क्या है इसमें, कैपिटल मार्केट वाइडन हो रहा है हमारा। मतलब जो सरकार है अब कैपिटल मार्केट जो है हमारा कैपिटल बाजार है वो ज्यादा वाइड हो रहा है। इसके जगह डिमांड बढ़ रही है, इसमें अकाउंट्स की क्रॉसिंग 21 करोड़ रुपीस। तो 21 करोड़ से भी ज्यादा की डिमांड यहाँ पे हो गई है, किसमें? कैपिटल मार्केट में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसके बाद सेक्टरल परफॉर्मेंस देखेंगे कि सेक्टर वाइज हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो इंडियन जीडीपी है या इंडियन इकोनॉमी है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहले अगर प्रोडक्शन की बात करें, फूड ग्रेन ग्रेन का या फूड ग्रेन का अगर प्रोडक्शन देखें, तो फूड ग्रेन ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। तो फूड ग्रेन जो इस बार हमारा रहा है वो प्रोडक्शन रहा है 357.7 मीट्रिक टन का। तो इतना हमारा फूड ग्रेन हुआ है। और जो हॉर्टिकल्चर है वो तो इससे भी ज्यादा चला गया इस बार का। तो इस बार का हॉर्टिकल्चर 362.08 मेट्रिक टन। इसका मतलब ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपसे कि इस बार का जो हॉर्टिकल्चर का हमारा प्रोडक्शन है वो इससे जो हमारा फूड ग्रेन है उससे कम रहा है, ज्यादा रहा है, बराबर रहा है। ये इस तरीके से जो यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस है वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको पता रखना है कि इस बार का जो हमारा हॉर्टिकल्चर है उसका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में ऐसा कि हॉर्टिकल्चर हमारा आगे निकल गया है ग्रेन प्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिजिटल मंडी। ई नेम आपने सुना है ना, तो ई नेम उसमें जो हमारी डिजिटल मंडी है उसमें 1.79, मतलब ये मान लो 1.8, 1.8 मान लो सीधा करोड़ फार्मर्स इसमें रजिस्टर हुए हैं। लगभग लगभग 2 करोड़ के आसपास जो हमारे फार्मर है वो ई नेम बोर्ड, जो ई नेम हमारी मंडी है, डिजिटल मंडी के नाम से भी जाना जाता है ना इसको, तो ई नेम पे रजिस्टर इतने सारे हो गए हैं। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग
होता हुआ दिख रहा है। साथ ही हमारा जो लाइव स्टॉक की बात करें तीसरे में, तो लाइव स्टॉक एंड फिशरीज है जो इंडिया की, ये शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। लास्ट डिकेड से बहुत ज्यादा ये ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फिशरीज है या लाइव स्टॉक है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट मिल रहा है। ओके, तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखते हैं इंडस्ट्री और सर्विसेज किस प्रकार से काम कर रही है। तो इंडस्ट्री और सर्विसेज को देखेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करी जाए तो उसमें हमारा जो जीवीए है ये 7% की रफ्तार से जो फर्स्ट हाफ है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2026 का, उसमें बढ़ा है 7.0% की ग्रोथ से। और वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इसने 9.13% की ग्रोथ पकड़ी है Q2 में। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवीए है ये बहुत अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग हमारा परफॉर्म कर रही है। वहीं अगर पीएलआई स्कीम, जिसके तहत यहाँ पे जो विदेशों से एफडीआई है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है भारत सरकार के द्वारा, तो उसने भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे हैं। तो पीएलआई स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए हैं। और वहीं सेमीकंडक्टर मिशन प्रोजेक्ट जो है इंडिया का, उसमें भी 1.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। तो इस फील्ड में मतलब मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए 1.6 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया है। पीआईएल में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है और हमारी इंडस्ट्रीज है वो अच्छे खासी ग्रोथ पकड़ी हुई है। इसी प्रकार से अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज का जो जीबीए है वो 9.3% है। ये तो खैर आपको पता ही होगा, हाईएस्ट रहता है हमेशा हमारी जो सर्विसेज है। और इसका जो फर्स्ट हाफ था जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, उसमें मेजर ड्राइवर हमारा सर्विसेज ही रहा था। बाकी सर्विसेज में जैसे आपको पता है आईटी है, फाइनेंस है, टूरिज्म है, एक्सपोर्ट है, ये हमारे सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी को बूस्ट करने में। तो इस प्रकार से हमारे ये इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर हमारे इकोनॉमी में परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात भी हमारा इकोनॉमिक सर्वे करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में देखे जाए तो जो रोड है हमारी वो 5365 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए गए हैं 2014 से लेकर। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेस वे हम पढ़ते हैं, हाईवेज हम पढ़ते हैं, तो एक्सप्रेस वे हो, हाईवेज हो, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं हमारे 2014 से। तो इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 5365 किलोमीटर के आसपास हो गई है। वहीं अगर रेलवेज की बात करी जाए तो रेलवे जो है हमारा ये 99.1% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। मतलब पूरी की पूरी जो वाली ट्रेन है वो अब इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है, ना कि कोल इंजन से या किसी स्टीम इंजन, दूसरे इंजन से, स्टीम इंजन वगैरह से किसी से हमारी रेल जो है वो नहीं चलती है, ना डीजल इंजन से। अब हमारा पूरा का पूरा जो रेलवेज है वो इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिफाइड हो गया है और इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है। जैसे आपने अगर दिल्ली में रहते हो या किसी और मेगा सिटीज में रहते हो तो वहां पे मेट्रो देखा होगा, तो मेट्रो जो है वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। सेम प्रोसेस में अब रेलवे भी चलनी शुरू हो गई है। और इसके बाद अगर एविएशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है एविएशन का। मतलब कि सबसे ज्यादा तो माना यूएसए के होंगे, फिर चाइना का होगा, और फिर जो इंडिया है वो थर्ड नंबर पे आता है हमारा डोमेस्टिक एविएशन में। कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लाइट के लेकर आते जाते हैं लोग, ट्रेवल करते हैं, तो उसमें थर्ड नंबर पर हमारा इंडिया आता है। स्पेस की अगर बात करी जाए तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इसरो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डीआरडीओ है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसको संभाले हुए हैं। तो इंडिया ने अचीव किए हैं ऑटोनमस सैटेलाइट डॉकिंग कैपेबिलिटीज। तो स्पेस में आपको पता होगा कि इंडिया ने एक अभी स्पेस डेक्स करके जो मिशन था वो लॉन्च करा था, जिसमें हमने कि जो 2 सैटेलाइट लिए थे उन 2 सैटेलाइट्स को पहले तो डॉक करा, आपस में डॉक करने का मतलब है जोड़ना, और फिर उनको अलग भी करा। तो इस प्रकार से जो इंडिया ने ये कारनामा किया है वो यूएसए, रशिया,
चाइना के बाद चौथा नंबर का ऐसा कंट्री बना है जिसने ये मिशन सफलतापूर्वक हासिल करा। तो इस प्रकार से हमारा जो स्पेस है, रेलवे है, रोड है, एविएशन है, वो सेक्टर बूम कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा और कनेक्टिविटी है, ये हमारे माइलस्टोन इकोनॉमी के बनते जा रहे हैं। इसी के साथ अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी जाए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या देखा जा रहा है कि एजुकेशन और जो हेल्थ है वहां पे इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अगर एजुकेशन की बात करी जाए, तो इसमें जो स्कूल में प्राइमरी स्कूल में जो एनरोलमेंट रेशो है और सेकेंडरी लेवल पे जो एनवायरमेंट एनरोलमेंट रेशो है वो इम्प्रूव हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया है। डेटा मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम ज्यादातर अभी ट्रेंड पे फोकस कर रहे हैं। डेटा वैसे पूछा भी नहीं जाता ज्यादा, बट अगर पूछा जाएगा तो आपको मैं डेटा बाद में डिटेल दूसरा एक वीडियो दूंगा, उसमें प्रोवाइड कर दूंगा फैक्ट फैक्ट के साथ। दूसरा क्या है इसमें, एक्सपेंशन ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है उनका एक्सपेंशन करना है, जैसे आईआईटीज है, आईआईएम है, एम्स है, इनको और बढ़ाने हैं, इनको और बढ़ाए गए हैं, जिससे कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो और अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। कंटिन्यूड रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। तो जो मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जब मातृत्व जो क्या होती है, वो जब मदर की डेथ हो जाती है, जब शिशु को जन्म देते हैं, तो वो जो रेट है वो ड्रास्टिकली कम हुए हैं इंडिया में। तो इसका मतलब है हमारा जो हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें वो है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सर्विसेज की बात करी जाए, तो इंडिया में ये इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट कर रहा है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो राइज हुआ है, ऑर्गेनाइज जॉब्स जो है वो बढ़े हैं। ठीक है। और ई श्रम जो हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल है एक गवर्नमेंट का, तो वहां पे 31 करोड़ से अधिक के जो वर्कर है, और उनमें भी 54% हमारी वुमेन है वो रजिस्टर ई श्रम पोर्टल पर हो रखी है। तो इसका मतलब है ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है और जो श्रम रोजगार है, हमारा बाजार है, वो अच्छे तरीके से रन कर रहा है। इसी प्रकार से अगर सोशल सर्विसेज, उन पे जो एक्सपेंडिचर है ये 7.9% हो गया है जीडीपी का। तो मतलब जो गवर्नमेंट है वो अच्छा खासा सोशल एक्सपेंडिचर भी कर रही है सोशल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट करा है। इसी प्रकार से ग्लोबल एक्सटर्नल सेक्टर एंड रेजिलियंस की अगर बात करी जाए, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, वो चाहे गुड्स हो सर्विसेज है, ये बहुत तेजी से बढ़ा है ऊपर। तो इंडिया का एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ा है और सर्विस तो इसमें हमारे लीड करते हैं। वहीं पे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का, वो 701 बिलियन यूएस डॉलर के पास पहुंच गया है। तो इंडिया का जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये भी मेंटेन्ड है। तो ये अगर जितना अच्छा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, तो हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो उतनी ही स्ट्रांग मानी जाएगी। वहीं रेमिटेंसेस तो आपको पता ही है कि इंडिया लीडिंग कंट्री है इसमें। इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है जब रेमिटेंसेस की बात आती है। तो रेमिटेंसेस हमारे हमेशा 120 बिलियन यूएसडी इसके आसपास चलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे रेमिटेंसेस है वो हमेशा हाई रहते हैं। रिस्क फैक्टर कौन से हैं, तो एक तो ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटीज होती है, वो चाहे फाइनेंशियल मार्केट की वॉलेटिलिटी हो या जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, एनर्जी प्राइस हो, ये सारे रिस्क जो है ये एक्सटर्नल रिस्क है जो हमारी इकोनॉमी पे हमेशा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इनके लिए इंडिया किस प्रकार से रिजिलियंट बनने जा रहा है, तो इसके यहाँ पे ये तोड़ है कि भाई इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने चाहिए, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक ही कंट्री पे नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री पे होना चाहिए। इसी के साथ जो हमारा रेमिटेंसेज है वो ज्यादा है इंडिया में, तो रेमिटेंसेज अगर आएंगे तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो और स्ट्रांग होती जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखेंगे कि एरियाज वेयर इंडिया इज लीडिंग। तो ऐसे कौन से एरिया है जहां पे जो इंडिया है वो लीड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो जो G20 जो ग्रुप है, तो उस G20 ग्रुप में इंडिया लीडिंग कंट्री है ग्रोथ के मामले में। तो इंडिया इज लीडिंग G20 कंट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी।
और दूसरी क्या है, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन शेयर है इंडिया का। जैसे हमने बोला था कि 61% के आसपास अभी इंडिया में जो 61.5% के आसपास हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो मतलब हमारे जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमी है, उस पे एक्सटर्नल फैक्टर जो भी होते हैं उनका इम्पैक्ट इसीलिए कम होता है क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस है। और कंट्रीज का इतना है ही नहीं, वो अपने एक्सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। मतलब सीधा सा ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अंदरूनी ही इतने तरीके से स्ट्रांग हो चुकी है, या अपने आप में ही इतना ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है कि हमको 61.5% का जो ट्रेड है देखने को ये कंट्री के अंदर ही मिलता है। तो रेस्ट 40% हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिर तीसरा इसमें क्या है, लो इन्फ्लेशन। अभी हमने बात करी थी कि 1.7% जो हमारा इन्फ्लेशन है ये रहा है। कब से? ये मार्च से दिसंबर 2025 का। तो ये हिस्टोरिकली लो है भाई। इन्फ्लेशन और पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया में कम है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात रही है इंडिया की। नहीं तो सब लोग अगर सड़कों पे आ जाते जैसे और देशों में आए हैं, जेनजीज मूवमेंट हो जाते, तो फिर पता नहीं क्या होता। इमर्जिंग इकोनॉमी में हमारा सबसे कम है इन्फ्लेशन, ठीक है। डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात बोली जाए तो इसमें भी ग्रोथ हुई है। वो चाहे अकाउंट्स हो, मार्केट्स हो, इनमें हमारी ग्रोथ देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग इम्पेटस बाय पीआईएल स्कीम्स जो है उसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग को इम्पेटस दिया गया है। सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आई है। मैंने अभी ये दोनों ही जो पार्ट है अभी पीछे आपको डिस्कस करा था कि 2 लाख के आसपास, 2 लाख करोड़ के आसपास हमको पीआईएल के थ्रू इन्वेस्टमेंट मिली है। और 1.6 लाख करोड़ के आसपास हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट आई है। तो इस प्रकार से जो एरिया है, इन एरियाज में इंडिया लीड कर रहा है ग्लोबल स्टेज पे। इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए चैलेंजेस क्या बोल रहा है, तो चैलेंजेस ये बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के सामने क्या क्या चैलेंज है। एक तो एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना है, ग्लोबल ट्रेड फ्रेगमेंट करना है हमको। मतलब अभी तक हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था वो यूएसए होता था, ठीक, एज अ सिंगल कंट्री के रूप में अगर देखा जाए। तो अगर यूएसए पे हम ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाएं तो अब क्या है, ट्रम्प चाचा आए और उन्होंने टैरिफ ठोक दिए इंडिया पे। अब अगर टैरिफ लग गए हैं तो भाई अब हमारा जो सामान अब यूएसए में जाना है वो तो नहीं बिक पाएगा, क्योंकि वो महंगा होगा, महंगा होगा तो वहां पे उसको कोई खरीदेंगे नहीं। तो जो अदर प्लेयर है उनको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो एक ही जगह पे हमको अपना जो एक्सपोर्ट है उसको नहीं रखना है, डाइवर्सिफाई करना है। जैसे उसका प्राइम एग्जांपल क्या है, अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने क्या कर लिया है अभी साइन, एक मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया है इन्होंने। ये एफटीए जो साइन हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यू, तो इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील बोला गया है। हमने जो अपना एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन है वो अब यूरोप सेंट्रिक बना दिया है। तो पहले अमेरिकन सेंट्रिक था, अब यूरोप सेंट्रिक हो गया है। हालांकि हम अमेरिका के साथ भी जो टर्म्स है वो मेंटेन करना चाहते हैं, बट फिर भी जो ईयू है ये हमारे लिए अब बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है एक्सपोर्ट के मामले में। तो हमारे जो एक्सपोर्टर है उनके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन रूरल एजुकेशन, हेल्थ नीड्स मोर फोकस। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अभी भी बहुत सारे गैप्स है। जैसे कि अभी एक मैं कल परसों रील देख रहा था जिसमें एक हाईवे बना हुआ है, ऐसे डबल 4 लेन हाईवे है। और वो जैसे ही आगे जाता है ना एक यहाँ पे, और एक जगह यहाँ पे सीधा 4 लेन से 2 लेन में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हाईवे आ रहा है, तो गाड़ियां अगर यहाँ से आएगी वो सीधी यहाँ नहीं ठुकेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है वो हमको अच्छे से देखना है। इसी प्रकार से आपने एमपी में भी एक वो न्यूज सुनी थी कि जहाँ पे इस तरीके से सीधा हमारा जो टर्न है वो दिया गया है फ्लाईओवर का। तो भाई कितने लाजवाब इंजीनियर है, ये भी देखना है हमको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ये गैप है ये खत्म करने हैं इंडिया ने। और भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। रूरल एजुकेशन बहुत कम है। आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे मोस्टली जो गर्ल्स है उनकी एजुकेशन पे फोकस ही नहीं दिया जाता है, ठीक। और हेल्थ, उनकी हेल्थ अगर एजुकेटेड नहीं होगी गर्ल्स तो उनके हेल्थ पे भी फोकस नहीं दिया जाएगा। तो इस पे हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ये हमारे लिए चैलेंजेस है।
वहीं पे हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है। तो अगर हमको एक जो सामान है अपना, माना किसी कंपनी ने प्रोड्यूस तो कर दिया, बट उसको अगर दूसरी जगह पहुंचाना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है भाई। तो उस कॉस्ट को कम करने की जरूरत है। क्रॉस सब्सिडाइज टैरिफ्स लगाने की जरूरत है हमको। इसी के साथ सर हमसे रिकमेंड करता है कि फेज आउट करना है हमको, रेल और पावर की जो क्रॉस सब्सिडीज है उसको हमको कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर इनको कम किया जाएगा तभी जाके हमारा जो लॉजिस्टिक है वो अच्छे से काम कर पाएगा। इसी के साथ नीड फॉर द लोअर कॉस्ट कैपिटल कॉल्स फॉर टैक्स। तो हमको रिडक्शन करना है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो हमको जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको भी आगे बढ़ाना होगा। तो लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉल्स फॉर टैक्स, ये सारी चीजें हमको देखनी है। इसी के साथ एक्सटर्नल रिस्क जो है हमारे, वो चाहे मार्केट वॉलेटिलिटी हो या जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, ये सारे हमको एड्रेस करने हैं। क्योंकि भाई जो जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर है, या अमेरिका का जो यूएसए है उसका वेनेजुएला के साथ जो भी ये पंगा चल रहा है, उसने सीधा प्रेसिडेंट को उठा। तो अब देखना है कि जो ऑयल प्राइसेस है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। वहीं पे अगर ईरान है, ईरान के साथ अगर कोई प्रॉब्लम करता है यूएसए, तो उससे भी जो हमारा ग्लोबल मार्केट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका कि सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा भाई जो ऑयल है वो पूरा के पूरा ऑयल इंपोर्ट होता है। 85 to 90% ऑयल वी आर इंपोर्टिंग। तो इस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी के सामने ये सारे चैलेंजेस बरकरार हैं। अच्छा जी, तो पॉलिसी सजेशन एंड फ्यूचर आउटलुक क्या देना है फिर इसके लिए? जो इकोनॉमिक सर्वे उसने बोला है कि हमको क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए टैक्स को। जो टैक्स है उसको और रेशनलाइज करें। जो डेट रिड्यूस करेगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स, तो जो कैपिटल की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। फेज आउट करना है हमको क्रॉस सब्सिडीज जो रेलवे में दी जा रही है और पावर को दी जा रही है। तो ये जो टैरिफ्स की तरह काम कर रहे हैं उनको हटाना है हमको। बिल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फॉर एआई। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने हैं और सेफ्टी बनानी है। और ये कैसा होनी चाहिए? नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। ठीक, तो इंडिया में खुद ही रूल रेगुलेशन बने और ऐसे बने कि ये नॉन नेगोशिएबल हो। तो एआई पे हमको फोकस देना है। ये चीज हमको ध्यान रखने के लिए बोला है इकोनॉमिक सर्वे ने। साथ ही कंटिन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग टू बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भाई हमको स्पेंडिंग और ज्यादा करनी है, जिससे कि हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो ग्लोबल मार्केट में और अच्छे से बढ़ सकें। मेंटेन्ड मैक्रो स्टेबिलिटी, टारगेटेड रिफॉर्म्स। तो हमको स्टेबिलिटी बनाए रखनी है मैक्रो लेवल पे। जैसे भी ग्लोबल स्टेज पे अगर कुछ भी होता है तो उसका जो शॉक है सीधा इंडियन इकोनॉमी पे डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडियन जो मार्केट है वो स्टेबलाइज बना रहता है। और अगर मार्केट स्टेबलाइज्ड है तो जितने भी ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टर्स है वो उसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पे स्टेबिलिटी होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ये सारी बातें बताता है। तो आई होप आप सभी को इस इकोनॉमिक सर्वे के बारे में अब मोटा मोटा जो नॉलेज है वो मिल गया होगा। क्योंकि इसमें हमने लगभग लगभग सारे ही सेक्टरों को कवर करा है। और जो की पॉइंट्स है इसमें हमने जो हाईलाइट करे हैं उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, ताकि फ्यूचर में जो भी एग्जाम आते हैं उनमें इकोनॉमिक सर्वे से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।